हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम लोग यहाँ पर IIT जैम 2023 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग IIT जैम 2023 का पेपर लिखने वाले हैं और आप MSc मैथमेटिक्स करना चाहते हैं IIT से, तो आप लोगों के लिए PW लेकर आया है क्षितिज बैच, जो ये हमारा IIT जैम मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स आप लोगों के साथ YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहा है, जहां पर हम लोग थ्योरी लेक्चर्स को वन शॉट में डिलीवर कर रहे हैं और आप सभी के साथ यहाँ पर PYQ के लाइव क्वेश्चंस आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्षितिज बैच है ये जैम 2023 का, ये हमारा क्रैश कोर्स है। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पे पहुंच चुके हैं। अब इंटीग्रल कैलकुलस मेरे पास यहाँ पर आया था। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का जो है लेक्चर नंबर 1, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम लोगों ने क्लास नंबर 1 के ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज भी हमारा सेम उसी क्लास का नेक्स्ट पैनल यहाँ पर आता है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम लोग क्लास नंबर 2 बोलेंगे, जहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का ही कुछ कुछ पोर्शन को आगे की ओर डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। इन सबको हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर ही डाल रहे हैं। इन सबको हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन फिर वही टंग स्लिप हो रही है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही डाल रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। आओ, आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अब हम आप सभी के साथ यहाँ पर डिलीवर करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करते हैं पहले जैम टाइप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट एफ बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन दैट एफ का डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन वी हैव अ 4 ऑप्शन। ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं। f of x is equal to 0, then exactly two solution in R. f of x is equal to 0 has a positive solution if f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 0. Has no positive solution if f of 0 is equal to 0 if f dash 0 is equal to 0. Has no positive solution if f of 0 is equal to 0 and this value will be positive. वो क्या कह रहा है? सभी में उन्होंने क्या बोला? सभी ने उन्होंने एफ डैश जीरो को जीरो बोला। लास्ट वाले में उन्होंने बोला है एफ डैश जीरो जो है वो हमारा पॉजिटिव है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कोई इन जनरल वे में ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको बोलें कि हम लोगों ने इसको सारे क्वेश्चन को इन जनरल वे में सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया। फंक्शन क्या होगा मेरे पास यहाँ पर? लाइक ax² प्लस bx प्लस सी मैंने यहाँ पर लिया, जहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर? दैट इज 2ax प्लस बी यहाँ पर हो रहा होगा। और जैसे ही मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर बात करूंगा तो मेरे पास 2a है, और वो उन्होंने मुझे क्या बोल रखा है? पॉजिटिव बोल रखा है। इसका मतलब a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। जितना इन्होंने यहाँ पर मुझे पोर्शन यहाँ पर दिया है। आज की इतनी टंग क्यों स्लिप हो रही है? चलो छोड़ो, बड़े भाई समझ के मुझे माफ कर देना अगर कुछ टंग स्लिप हो जाए तो। वैसे मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। आ जाओ इधर अब। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ, उन्होंने बोला है कि हैज टू एग्जैक्टली सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन इन आर के लिए बोला हुआ है। फंक्शन क्या है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के लिए काउंटर एग्जाम्पल लूँ, मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर ले लिया x² + 1। मैंने एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर ले लिया मेरे पास x² + 1, और ये मेरे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है इसका? 2x है, और सेकंड डेरिवेटिव कितना है यहाँ पर इसका? 2 है। और ये सेकंड डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वो मेरे पास क्या है? पॉजिटिव भी है, क्योंकि 2 जो है ग्रेटर देन 0 है। इतनी बात अपने को पता चल गई। वो बोल रहे हैं जैसे ही अब हम यहाँ पर, उन्होंने हमारे को ये करने को बोला इसलिए ग्रीन पेन से, दैट इज x² + 1 को इक्वल टू 0 लूंगा, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी? x² = -1। x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास आयोटा विद प्लस माइनस, है ना? अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, x = +- आयोटा की टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। x = +- आयोटा। क्या ये इमेजिनरी नंबर हमारा रियल पार्ट में अवेलेबल है? नहीं, ये हमारा रियल नंबर में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर।
अब ऑप्शन नंबर बी को भी अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन नंबर बी मैंने यहाँ पर लिया, ऑप्शन नंबर बी के लिए मैंने फंक्शन को ले लिया है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, दैट इज 2 आएगा और 2x आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा होगा, सेकंड डेरिवेटिव आ रहा होगा 2 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। ये जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करता है। लेकिन जैसे ही गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मेरे पास यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिल रही हैं, 0 और 0। तो क्या ये हमारे पास ये पॉजिटिव सॉल्यूशन है? 0 हमारे पास नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। इसका मतलब सर हमारे पास ये वाला पोर्शन भी जो है, ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर सी के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए अब हम जो है डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। वो बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। हैज़ नो पॉजिटिव सॉल्यूशन एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। चलो ठीक है, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए अब हम इस डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हमारे को यहाँ पर दे दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया जहाँ पर सेम वही, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2x है, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 2 है विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एफ ऑफ 0 को 0 पुट करता हूँ तो क्या मेरे पास ये 0 आ रहा है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू मैंने करी तो मेरे पास ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मेरे पास ये किसके इक्वल आ रहा है, मेरे पास ये 1 के इक्वल आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगली बात अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो एफ डैश 0 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 आ रही है। एफ डैश 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है, लेकिन इसकी एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा, ये भी जो है सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर थर्ड कंडीशन गिवन क्या है, मतलब फोर्थ कंडीशन, एज नो सॉल्यूशन एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और ये पॉजिटिव नंबर है। अपने को अब क्या क्या दिया हुआ है कि सर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है और एफ डैश 0 हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना। अब मैं इन जनरल बात करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है बी एक्स प्लस सी है। सर जैसे ही हमने इसका एक बार डेरिवेटिव करा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया यहाँ से, 2ax प्लस बी की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है, हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिल रही है। अगली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात करूँ तो वो मेरे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2a आना चाहिए। अब उन्होंने मुझे बोल रखा है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 2a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a की वैल्यू जो है अपने को यहाँ पर ग्रेटर देन 0 यहाँ पर मिलनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलूँ कि लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन एफ डैश 0 पे वैल्यू मेरी नेगेटिव है। एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव टर्म भी लिया, इसका मतलब जैसे ही मैं एफ ऑफ 0 के ऊपर बात करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही होगी, मेरे पास ये वैल्यू बन रही होगी एफ ऑफ 0 पुट करा तो मेरे पास यहाँ से 0 विच इज़ इक्वल टू द सी की इक्वल है। यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 आ चुकी है। मेरे पास यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 0 आ चुकी है। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ से सी की वैल्यू 0 आई, और दूसरी बात मेरे पास और क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पर अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिस्कशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। एफ डैश आ गया। अब हम और इसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना। मुझे यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्म लेनी है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मेरे पास एफ डैश 0 मैंने सॉल्व करा, पहले मुझे ये पता चला कि एफ डैश एक्स क्या है, मेरे पास 2ax प्लस बी है। जैसे ही मैंने एफ ऑफ 0 एफ डैश 0 पे वैल्यू पुट करी तो ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई, बी मेरे पास यहाँ से नेगेटिव आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि ऐसा अगर हो जाए कि एफ डैश 0 जो है वो मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 आए, तो मेरे पास यहाँ से बी की वैल्यू भी 0 आ रही है, मेरे पास यहाँ से बी की वैल्यू भी 0 आ रही है। एक बार उन्होंने हमारे को यहाँ पर बोला कि एक बार बी की वैल्यू नेगेटिव है और एक बार बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। एक बार बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव, और एक बार बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है पॉजिटिव। अब इसके ऊपर अब हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आपके हर पॉइंट को यहाँ पर हम ले रहे हैं। मेरा यहाँ से ए मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ चुका है,
ए पॉजिटिव आ चुका है और सी की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, और बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, या तो पॉजिटिव होगी, सॉरी, या तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, या तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर ए को मेरे को यहाँ पर क्या लेना, पॉजिटिव, इसको मैं दो ऑप्शन में ले सकता हूँ, इसको यहाँ पर मैं एक ही ऑप्शन ले सकता हूँ, दैट इज ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब इसके पास क्या है, कोई भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। वो किस लिए नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हैज नो सॉल्यूशन इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश 0 इज अ पॉजिटिव कंडीशन। क्योंकि मैंने नेगेटिव लिया था ना, उससे मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, बढ़े नेक्स्ट पेज पे, चलो। अब आते हैं यहाँ पर कुछ फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। ये हम लोग अपनी 11th या 12th क्लास में भी पढ़ते आते थे। ये जितना भी अभी तक इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, ये आप लोगों का जेई लेवल का चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम बचपन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते थे। हम यहाँ पर क्या पढ़ते थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हम लोगों ने ये बात चेक करी हुई थी, डेरिवेटिव्स। तो हमें ये बात पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन और इसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि इक्वालिटी को भी साथ में यहाँ पर अटेन कर रहा है। क्लियर है पॉइंट, पक्का। तो मैंने यही बात लिखी हुई यहाँ पर, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्यों भाई, क्यों इसको हम लोग यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होता है तो उसे हम लोग यहाँ पर कन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम लोग कॉनकेव फंक्शन बोलते हैं, कॉनकेव फंक्शन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। अब हुआ क्या, देखो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर यूज करा है। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव उसका क्या है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देन इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम उस पर 0 पुट करेंगे वो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यही बात तो उन्होंने यहाँ पर बात बोली है पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में यही तो बात बोली है, हैज नो सॉल्यूशन। अब वो क्योंकि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ 0 पे वैल्यू आ रही है। अब ध्यान से समझो, मैंने जो यहाँ पर आप लोगों के साथ बात बोली, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। मैंने जानबूझ के फर्स्ट डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाया और जानबूझ के यहाँ पर इसको नॉन नेगेटिव नॉन इंक्रीजिंग मतलब सैडल पॉइंट पे लेके आए। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 तो मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने वो क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करा तो मुझे बी 0 आ गया, एक बार बी नेगेटिव आ रहा, तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसका मतलब बी क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखवाया। ये 5 पॉइंट क्लियर, ये 5 के 5 पॉइंट क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, हमें ये बात पता है। और अगर वो फंक्शन हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है प्लस उसके साथ वो क्या होता है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू मुझे 0 अटेन करता है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स के लिए। ये बात ध्यान रखना। ये आपका क्या है, यहाँ पर केशव बाबा का, गिलोत्रा बाबा का यहाँ पर एक आप लोगों के लिए स्टार पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आप लोगों के लिए स्टार पॉइंट क्लियर है। पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, पक्का आ जाओ। अब हम इसके ऊपर और आगे की और डिस्कशन यहाँ पर ले लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अब ध्यान से समझो, ये जितने भी फंक्शन है आप लोगों के पास, ये जितने भी फंक्शन है आप लोगों के पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऊपर बातचीत हमें यहाँ पर मिल रही है। ध्यान से देखो एक बार, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ
अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स है, तो जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव करूंगा वो क्या आता है मेरे पास, यहाँ पर ई रेस टू पावर एक्स ही आता है, वो तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ई रेस टू पावर एक्स का जो ग्राफ होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मेरे पास ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, तो मैंने जैसे ही इसका एफ डैश एक्स निकाला तो वो क्या आ गया, माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, मतलब नेगेटिव। इसका मतलब वो मेरे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेम इसी तरीके से ये भी आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन और ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। परम सत्य बात आप लोगों की यहाँ पर ये अवेलेबल है। चलो आओ अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने समझना है। वो कहना क्या चाहते हैं कि y ऑफ x मतलब y ऑफ x विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0, कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 है और y डैश 0 पे वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 अल्फा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 सच दैट इनफीमम ऑफ द फंक्शन, जो भी मेरे पास इसका सॉल्यूशन आएगा उसका इनफीमम ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब वो फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसके बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया, जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना एक एक करके। सबसे पहले हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। तो आप लोगों ने संजय सर का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। वहां पर संजय सर ने इसको बताया होगा कि सॉल्व कैसे करना है, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 1 ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्सुलरी इक्वेशन कितनी है, डी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो एम स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, प्लस माइनस 1 मेरे पास यहाँ पर ये बन पा रहा है। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू c1 ई रेस टू पावर m1x प्लस c2 ई रेस टू पावर m2x के टाइप में मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ पर मिल रहा होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y ऑफ x की वैल्यू कितनी है, c1 ई रेस टू पावर x प्लस c2 ई रेस टू पावर माइनस x की टर्म मुझे यहाँ पर ये मिल पा रही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अब इतनी पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। इससे आगे मुझे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि सर y ऑफ 0 पुट करते हैं तो मेरे पास 2 मिलता है, और हमारे को यहाँ पर y डैश 0 पुट करते हैं तो हमारे को यहाँ पर 2 अल्फा मिलता है। नो प्रॉब्लम। जैसे ही मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ, अगर जैसे ही मैंने x को 0 पुट करा तो मेरे पास यहाँ से y ऑफ 0 आ गया, तो वो किसके इक्वल है, 2 c1 ई रेज़ टू पावर 0 प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ से c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास यहाँ पर 2 आ रही है। c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, विच इज़ वेरीफाइड। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा हिंट लिखा था। नाउ जैसे ही मैं इसका यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ एफ डैश एक्स, जैसे ही मैंने वाई डैश एक्स के ऊपर बात करी, तो जैसे ही मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो क्या आ गया, c1 ई रेज़ टू पावर एक्स ही आ गया, माइनस की c2 ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पर वाई डैश 0 के ऊपर बात करता हूँ, वो कितनी है, 2 अल्फा है, तो यहाँ से c1 माइनस के c1 माइनस c2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 अल्फा। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन से हमें यहाँ पर c1 की वैल्यू कितनी मिल पाएगी, 1 प्लस अल्फा, और c2 की वैल्यू कितनी मिल पाएगी, 1 माइनस अल्फा की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है। c1 और c2 हमें जैसे ही मिल जाएंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर c1 क्या मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 माइनस अल्फा और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है। ये अपना यहाँ पर परम सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। तो मैं इसको ग्रीन पेन से बॉक्स में डाल, ये जो सॉल्यूशन आया ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अब उन्होंने हमारे को क्या बोला कि ये सारी वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको एक बार हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, दैट इज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। आगे उन्होंने क्या बोला हुआ था मुझे यहाँ पर, इनफीमम ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है, वाई ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मुझे यहाँ पर गिवन है। आई थिंक क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमें यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर गिवन है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से 1 प्लस अल्फा ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस
1 माइनस अल्फा ई रेस टू पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ये 1 प्लस अल्फा ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस एक्स को कुछ इस तरीके से इसको लिख पाऊँ यहाँ पर लाइक दिस, दैट इज 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स। ये हमारा यहाँ पर क्या है, स्टार स्टेप है। ये हमारा यहाँ पर क्या है, स्टार स्टेप है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा दैट इज ई रेस टू पावर 2x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से बनेगा मेरे पास 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से बनेगा माइनस ई रेस टू पावर एक्स विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लेकर इसको बाहर की ओर करने की हमने यहाँ पर इसको कोशिश करी। अब यहाँ पर अब हम इसको अल्फा की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर इसको बना लेते हैं। क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ पर अल्फा की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अपने पास ये वैल्यू तो यहाँ पर आ चुकी है, इतनी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब इसके अंदर अपने को और क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए। कल मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वैल्यू यहाँ पर बताई थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है तो फर्स्ट पॉइंट को क्या होना चाहिए और नेगेटिव पॉइंट को हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लूँ, दैट इज 1 प्लस अल्फा ई रेस टू पावर 2x माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अगर मैंने ई रेस टू पावर एक्स को y पुट कर दिया तो मेरे पास यहाँ से 1 प्लस अल्फा और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1 माइनस अल्फा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन मेरे पास कब बनेगा, जब मेरे पास यहाँ से 1 प्लस अल्फा जो है वो मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो -1 से मेरे पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और मेरे पास यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये मेरे पास 1 बनेगा -4 a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा, और यहाँ से कितना है 1 माइनस अल्फा विच इज लेस देन 0 का पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल पा रहा है। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये अपने पास यहाँ पर आ चुकी। अब इसके ऊपर वही जो मैंने आप लोगों को नंबर लाइन का मेथड बताया था, वही नंबर लाइन का मेथड अब हम इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको ना प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 1 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी विच इज लेस देन 1 माइनस 4 प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर विच इज लेस देन 0। यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 3 विच इज लेस देन 0। मेरे पास यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है विच इज लेस देन -3 अपॉन 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल पा रही है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे को यहाँ पर -3 अपॉन 4, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, और ये -4 होना चाहिए। ओके, सारा ही गड़बड़ हो गया। ऐसे करते हैं इसको, नहीं कभी कभार क्या कर जाता है डिजिटल बोर्ड भी ना। तो ये 1 माइनस 4 1 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 माइनस 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस के 3 विच इज इक्वल टू 0। 4 अल्फा स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। 4 अल्फा माइनस के √3, और यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा प्लस के √3 की टर्म मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू एक बार आ रही है √3/4 और एक बार आ रही है माइनस के √3/4। ये टर्म हमें यहाँ पर मिल पा रही है। तो अल्फा की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन सर इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर लेस देन है। सर क्या कर रहे हो, ये हमारे पास लेस देन है, और जब लेस देन आता है तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपने पास क्या है, लेस देन है। ओके जी, इसको हटा देते हैं सारे पॉइंट को। ये लेस देन है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास एक बार वैल्यू यहाँ पर और एक बार वैल्यू यहाँ पर, दैट इज माइनस के √3/4 और एक बार हो जाएगा प्लस के √3/4। आउटर साइन मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है। आपको किसके साथ जाना है, नेगेटिव नंबर के साथ। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है,
माइनस के रूट 3/4 से लेके प्लस के रूट 3/4 के बीच में हमें ये वैल्यू लाई करती हुई मिल रही है, और ये जो वैल्यू है -1 से बड़ी है, ये जो वैल्यू है ये -1 से बड़ी है। अब मेरी एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है आप लोगों के पास यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट तो आ गया, और एक पॉइंट है हमारे पास -1 से बड़ी। एक तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला इंटरवल हमारा अभी आया ये वाला, और एक हमारा ये वाला इंटरवल आया, तो दोनों में कॉमन कौन सा है सर? ये छोटे वाला। तो छोटे वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो आप लोग एक बार फाइनलाइज यहाँ पर कर लेना। क्लियर है? कंफर्म? चलो जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो आप लोगों के पास यहाँ पर आया कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है मेरे बड़े भाई। अगर मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी, अगर मैं इनको बोलूं कि ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो इसका मतलब इन सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलता हूँ A1 A2 एंड A3 आर इन AP, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि A2 माइनस A1 करूँ तो भी मुझे D मिले, और A3 माइनस A2 करूँ तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस D ही मुझे यहाँ पर मिले। देन हम ये बात बोल सकते हैं कि जो इनका अर्थमेटिक मीन है दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 3 करूं, वो मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 डॉट A2 डॉट A3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर 1/3 से की पावर 1/3 से बड़ी हो, पावर 1/3 से वैल्यू क्या हो अपने पास बड़ी हो। अच्छा, अब उन्होंने हमारे को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द A1 प्लस A2 प्लस A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A4 प्लस अप टू सॉन AN-1 अपॉन AN प्लस AN अपॉन AN प्लस 1। ये वैल्यू हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू हमें ये दे दी। कितनी वैल्यू है, कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स ऐड हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास यहाँ से A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सॉन AN की वैल्यू सारी 1 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सॉन 1 है। तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं? ये n वैल्यूज हैं। टोटल कितनी वैल्यूज हैं? ये n वैल्यूज हैं। अगर मैं इन सब का A1 अपॉन A2 कॉमा A3 सॉरी दैट इज A2 अपॉन A3 कॉमा दैट इज A3 अपॉन A4 कॉमा A5 अपॉन A6 सॉरी दैट इज A4 अपॉन A5, ठीक है, अप टू सॉन AN-1 अपॉन AN कॉमा AN अपॉन AN। अगर मैं इन सब का यहाँ पर अर्थमेटिक मीन अप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या क्या सिनेरियो आएगा? दैट इज A1 अपॉन A2 प्लस दैट इज A2 अपॉन A3 प्लस A3 अपॉन A4 प्लस A4 अपॉन A5 प्लस AN-1 अपॉन AN प्लस AN अपॉन A1 डिवाइडेड बाय n। क्या है ये सर? अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मतलब इन सब का प्रोडक्ट पावर में 1/n, इन सब का प्रोडक्ट पावर में 1/n। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सर A1 अपॉन A2 डॉट A2 अपॉन A3 डॉट A3 अपॉन A4 डॉट A4 अपॉन A5 डॉट A5 अपॉन A6 डॉट AN-1 अपॉन AN डॉट AN अपॉन A1। इन सब का प्रोडक्ट करके पावर कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पर? 1/n। जितने पॉइंट होते हैं वो आते हैं। अरे मेरे बड़े भाई क्या करता है भाई मेरे? ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये वाला 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 इससे, सारे कैंसिल आउट हो गए। क्या रह गया यहाँ पर? 0 या 1? 0। मुक्का पड़ेगा एक खींच के। सर मुक्का बड़ा फ्लैट है आपका, मुक्का ये वाला होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? विच इज ग्रेटर देन 1। ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पर? विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 की पावर कितनी है? 1/n विच इज 1। अब ये 1 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। इसका मतलब A1 अपॉन A2 प्लस A2 अपॉन A3 प्लस अप टू सॉन AN-1 अपॉन AN प्लस AN अपॉन A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? n आ रही है। था कुछ इसमें क्वेश्चन में? हाँ भाई था क्या कुछ? सर इंटीग्रल कैलकुलस है, बड़ा ही अच्छा है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को,
इस आज के लेक्चर के बाद जो हमारी जो क्लास नंबर 3 आने वाली है, क्लास 3 आने वाली है, वो आपकी पूरी की पूरी इंटीग्रल के ऊपर आने वाली है। मैं पूरा इंटीग्रल आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल को सारा कवर करता है। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल को सारा कवर करता है, वो सारा पोर्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि करना क्या है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि करना क्या है। ए बी सी आर इन ए पी, मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब इन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, कोई सेम डी की इक्वल है, और इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 4 आता है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इज, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इज। सर अभी आपने बताया हमें कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। मेरे को यहाँ पर ये ए बी सी 3 वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ए प्लस बी, सॉरी यार क्या कह रहा हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी की पावर कितनी है 1/3। ए बी सी तो 4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की पावर कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर 1/3 अपने को यहाँ पर ये मिल चुकी, 1/3 अपने को यहाँ पर ये मिल चुकी। अच्छा अब मुझे बी तक जाना है, इसका मतलब अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों को अगर मैं एक ही ले लूँ, तीनों को अगर मैं एक जैसा ही ले लूँ, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 3b डिवाइडेड बाई 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की पावर 1/3। तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई है 4 की पावर 1/3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ b। मैं एक बार कंफर्मली चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो सॉल्यूशन मैंने आई थिंक इसका करा हुआ है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, सही आया है या नहीं। यस, बी की वैल्यू कितनी आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की पावर 1/3। इसको वेरिफिकेशन जरूरी है भाई, वेरिफिकेशन जरूरी है, बिना वेरिफिकेशन के कोई कुछ नहीं कर सकता, वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेक्स्ट इज द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर, इसके बाद पीस वाइज फंक्शन है जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर बातचीत यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार जरा इसके ऊपर भी नजर मार लो भाई, कह क्या रहा है ये, कह रहा है ये हमारे को लॉगरिथम फंक्शन, तो ये लॉग फंक्शन होगा टू द बेस ए ऑफ एक्स। ये लॉगरिथम फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन है, ये कब एक्टिवेट होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, जब लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे अप्लाई होता है। इसका मतलब x हमारे पास पॉजिटिव होता है, और लॉग टू द बेस जो होता है वो भी हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और ये जो वैल्यू है कभी 1 के इक्वल नहीं होती, जो ये वाली वैल्यू, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड वी आर डन, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड वी आर डन। लेकिन ये हमारे पास 2 पोर्शन में और मिलता है, अगर मेरे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और या मेरे पास a की वैल्यू पॉजिटिव है 1 से छोटी है। उन्होंने हमारे को a को 1 के इक्वल होने से मना करा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे को यहाँ पर a को 0 से पॉजिटिव में भी, a को पॉजिटिव होने के लिए बोल रखा है, a की वैल्यू को क्या बोल रखा है, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं हो सकती। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, और एक बार हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1, यही 2 केस बनते हैं, यही 2 केस बनते हैं ना। अगर ये 2 केस बनते हैं तो दोनों केस में लॉगरिथम फंक्शन का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लॉगरिथम ग्राफ जो है y एक्सिस के नेगेटिव तरफ से आता हुआ x इज इक्वल टू 1 पे कट करता हुआ यहाँ चला जाएगा, और इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है लेकिन है पॉजिटिव, है लेस देन 1, तो ये y एक्सिस के पॉजिटिव से आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे कट करेगा और ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर दे जाएगा। अभी ग्राफ के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर कैसे मिलती है, तो आप लोगों को JEE की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्ले विद ग्राफ। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, ये बुक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तब भी मिल जाएगी, अमेजोन पर सर्च करोगे तो उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी।
तो आप लोग प्ले विद ग्राफ, अमित एम अग्रवाल सर की ये बुक है, अमित एम अग्रवाल सर की ये बुक है प्ले विद ग्राफ। आप इस बुक के साथ जरूर 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 जाएं, क्योंकि आप लोगों को सारे ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत बेहतरीन है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ आपने यहाँ से पढ़ने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ आपको यहाँ से मिलने हैं, एक्सपोनेंशियल के जितने भी ग्राफ हैं, ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर माइनस एक्स, ए रेस टू पावर नेगेटिव माइनस ए रेस टू पावर एक्स और माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स, वो सारे ग्राफ, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, माइनस ई रेस टू पावर एक्स, माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये सारे ग्राफ आप लोगों को प्ले विथ ग्राफ रिटन बाय अमित एम अग्रवाल सर की बुक से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये बुक है आप लोगों के पास। एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर बनता है हमारे पास कि सर log 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, लेकिन सर log 0 मेरे पास नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन का मतलब है सर ये दो पार्ट में बनता है, या तो माइनस इन्फिनिटी होगा या तो प्लस इन्फिनिटी होगा। अब माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारे पास माइनस इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही मेरे पास ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है, तो दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी। लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। बेसिकली log 0 नॉट डिफाइन और log 1 0 होता है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, उसको फटाफट 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 करते हैं, आपको सभी पता है। आओ जरा यहाँ पर देखो, दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। अब आप लोगों को ये बात तो पता ना, log m प्लस एन, log m इंटू एन, स्वाहा, सेम वही पार्ट है यहाँ पर आप लोगों के पास, log m इंटू एन, log m प्लस एन टू द बेस सभी का सेम होना चाहिए, दैट इज log की पावर। इसको ना अलग पेन से लिखना ताकि पता रहे आप लोगों को, ग्रीन पेन से लिख लेते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर log टू द बेस की और कुछ दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, log टू द बेस की ऑफ पहला फंक्शन प्लस log टू द बेस की ऑफ दूसरा फंक्शन। ये मेरे पास लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज है, सेम वही जो IIT JEE में करवाते हैं भाई, सेम वही है। सिमिलरली आपको ये बात पता है log m अपॉन n, log m माइनस n, तो बेस की अपॉन a अपॉन b है, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, log टू द बेस की ऑफ a माइनस log टू द बेस की ऑफ b, मेरे पास क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, log m माइनस n, बेस हमारा वही रहता है। सेम हमारे पास यहाँ पर बड़ी एक अच्छी प्रॉपर्टी है ये, log की पावर log ऑफ a, बेस और ये दोनों सेम हो तो 1 बनता है, 1 बनता है। कैसे, अभी हम लोगों ने बचपन में कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि लॉगरिथम ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, लेकिन बेटा जब कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पर log टू द बेस e एज्यूम करते हैं। जब लॉगरिथम के यहाँ पर कुछ नहीं होता तो log टू द बेस e हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं मेरे बड़े भाई, दैट्स वाई log टू द बेस e ऑफ e की वैल्यू 1 आती है, सेम इसी प्रॉपर्टी से आती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के साथ, अगर मेरे पास यहाँ पर log टू द बेस a ऑफ b वैल्यू अवेलेबल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर log टू द बेस k ऑफ a अपॉन log टू द बेस k b। ये ऊपर वाला ऊपर आ जाता है, नीचे वाला नीचे की तरफ आ जाता है। मैंने अगर लिखने में थोड़ी हौच पौच कर दी हो तो यहाँ से ये हटेगा, यहाँ से ये हटेगा, दैट इज ऊपर b आएगा नीचे a आएगा, क्योंकि ये b वाला ऊपर ही जाता है, ये a वाला नीचे है। सेम इधर मैंने क्या कर रखा है, a ऊपर लिख रखा तो a आया, b नीचे लिख रखा है तो b आया। क्लियर है बात यहाँ तक? बढ़े आगे। लॉगरिथम की एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी एक और होती है कि log टू द बेस b कुछ भी हो, अगर a की पावर m होती है तो वो m log टू द बेस a b यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, सेम वही। ओफो, लॉग बेस चेंज कर दिए क्या सर आप भी ना, मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस तो वही रहेगा, वो यहाँ a बनाएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना? बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, पहले ये पढ़ते हैं। लॉ, अगर मेरे पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ये वाली जिसको मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि सर a की पावर में लॉगरिथम टू द बेस e ऑफ b अवेलेबल है, या इसको a कर लेते हैं यहाँ पर, a की पावर में log टू द बेस a ऑफ b, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं b की पावर में log टू द बेस a ऑफ a लिख सकते हैं। और log टू द बेस a और a वो क्या होता है, b ही होता है, तो मेरे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b।
क्या वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पर, बी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही हो। क्लियर है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, सेम वही हमारे पास यहाँ पर कि ये देखो, ये सेम प्रॉपर्टी यही किया हुआ मैंने यहाँ पर। क्लियर है ना, जो व्हाइट वाला वो पहले लिखा हुआ, जो ग्रीन वाला वो लेक्चर के साथ लिखा हुआ। डन, बढ़े आगे, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरे पास यहाँ पर log टू द पावर a की पावर m, इसको बेस में लिखते हैं, log टू द बेस a, और ये b की पावर n है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n अपॉन m log टू द बेस a ऑफ b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर बोलती है, ये b की पावर n और a की पावर m है, मैंने उसको उसी तरीके से लिखा है। जो ऊपर पावर है वो ऊपर ही आएगी, जो नीचे की है वो नीचे आएगी, और log टू द बेस b और a आ जाएगा, log टू द बेस a और b। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ। मक्खी जी आप थोड़ा साइड होएंगे। अब वो बोल रहे हैं log कि बेस a इज ग्रेटर देन, बेस a ऑफ x इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस a ऑफ y। ये मेरे पास अगर कोई ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी आती है तो ये मेरे पास टू पार्ट्स में यहाँ पर बनती है कि सर x की वैल्यू ग्रेटर देन y मेरे पास होगी, या x की वैल्यू मेरे पास लेस देन y होगी। तो वो कब कब डिपेंड करता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन y कब है, x की वैल्यू लेस देन y कब है। जब मेरे पास ये a है, a की वैल्यू मेरे पास अगर लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन है तो लेस देन होगा। इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन, a की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लेस देन है तो लेस देन, लेस देन है तो लेस देन की वैल्यू होगी जब मेरे पास एक ग्रेटर देन है। सेम मेरे पास एक और प्रॉपर्टी इसकी यहाँ पर है, क्या प्रॉपर्टी है, ये मेरी पहली है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log टू द बेस a ऑफ x विच इज लेस देन log टू द बेस a ऑफ y। ये प्रॉपर्टी अब हमारे पास क्या है, सुन भाई यहाँ पर क्या होगा, ये लेस देन कब होगा, जब साइन चेंज होंगे, लेस देन में ग्रेटर देन में लेस देन। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये पार्ट भी मेरे पास यहाँ पर दो पार्ट में बनेगा, x की वैल्यू लेस देन y, x की वैल्यू ग्रेटर देन y। कब होगा, जब ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो उल्टा केस बनेगा, जब मेरे पास a की वैल्यू जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा, जब मेरे पास a की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनती है। ये 12 प्रॉपर्टीज है मेरे बड़े भाई, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, हाउ टू डील, हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व, कि ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता यहाँ पर होनी चाहिए। आओ जरा अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफाइन करते हैं यहाँ पर अब डोमेन को सॉल्व करना। फाइंड द डोमेन, मतलब डोमेन का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किस वैल्यू पे एक्स की किस वैल्यू पे फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड होगा, किस वैल्यू पे जो है फंक्शन हमारा सेटिस्फाइड होगा। अब एक बार मैं आपको बता दूं, जो पिछला ये मैंने शीट आप लोगों को दिखाई है, इसमें इंपॉर्टेंट सिनेरियो कौन कौन सा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पहली इंपॉर्टेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट, चौथी इंपॉर्टेंट, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को पता ही है, और ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, डन, क्लियर है ना सर। 7th पॉइंट ने क्या बिगाड़ा, इसको भी स्टार दे। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द डोमेन। अभी मैंने आप लोगों को लॉगरिथम के बारे में बताया, log टू द बेस a ऑफ x, ये कब डिफाइन होगा मेरे बड़े भाई, जब मेरे पास x जो है पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा, लेकिन a की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 होगी। इन दोनों क्राइटेरिया को अगर मैं मैच करूं तो a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दो पार्ट्स में बनती है, या तो a की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, या a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 से छोटी होगी, उससे बड़ी होगी। मेरे पास दो ही केस बनते हैं यहाँ पर, मेरे पास दो ही केस बनते हैं, और इस केस में मेरे पास यहाँ पर लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रही है, ये मेरी ग्रेटर देन 1 ये वाली कंडीशन है, ये वाली, और जब ये वाली कंडीशन आती है
तो लॉगरिथम की वैल्यू जो है पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाती है। ये x इज इक्वल टू 1 पे है, ये a ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू क्या है, a लेस देन 1 की वैल्यू। क्लियर है ना पॉइंट। तो ये लॉगरिथम के कुछ ग्राफ हैं, मैं एक बार फिर से वेरिफिकेशन यहाँ पर कर लेता हूँ। यस, ग्रेटर देन 1 पे इधर और ये वाला इधर। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक। सर इतना चर्चा आपने यहाँ पर करी, ये आपने माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से बना के दिया। अब सर इसके ऊपर अब हम और बात करते हैं, हाउ टू डील द कंसेप्ट। उन्होंने हमारे को अब क्या बोल रखा है यहाँ पर, लॉग टू द बेस 3 माइनस के एक्स, बेस में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। ये कब डिफाइन होगा, जब मेरे पास x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा, मतलब बेस की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है सर, ये बेस है। इसका मतलब सर 3 माइनस एक्स जो है वो अपने पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू है। इसका मतलब यहां से वैल्यू क्या बनेगी आपकी, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। यहां से माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3, नेगेटिव से कॉमन करूंगा तो x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। इसका मतलब x कहाँ लाई करेगा आपका, ग्रेटर देन 1 और 3 के बीच में। दिस इज अवर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये इन फंक्शन के ऊपर डोमेन सेटिस्फाइड, ये इसका डोमेन है। कुछ दिक्कत है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन। क्या आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है, जैम टाइप। अब इस टाइप के अंदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो लॉगरिथम उन्होंने डिफाइन करा हुआ है, लॉग ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स प्लस सी। ये लॉगरिथम की वैल्यू डिफाइन है। कुछ ना दिया हो तो बेस ई होता है, कुछ ना दिया हो तो बेस ई होता है। ई की वैल्यू 2.71 समथिंग, बेस पॉजिटिव है। इसका मतलब सर जो फंक्शन है इसको भी अंदर का क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू हमारे पास, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर। ओहो, ये आएगा, यहाँ पर x भी आएगा और ये x आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से b प्लस सी ऑफ x प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी। हमें यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव मिल रही होगी। अब चर्चा यहाँ पर और करनी है, हाउ टू डील विद द कंसेप्ट, हाउ टू डील विद द कंसेप्ट। चलो देखते हैं, 1 मिनट के लिए देखते हैं, डरते नहीं है। ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, यहाँ से होगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ से होगा बी एक्स स्क्वायर, यहाँ से होगा बी एक्स, यहाँ से होगा हमारा सी एक्स प्लस सी विच इज ग्रेटर देन। और सोचते हैं, डरेंगे नहीं, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। ला 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 ला। क्या करें, क्या करें, देखो एक बार। सर सर सर, समझ आया जो मैं कहना चाहता हूँ, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। अब ये बताओ ना कैसे सॉल्व करना है मेरे बड़े भाई। यस, कैसे सॉल्व करना है, मैंने तो स्माइली भी लगा दी। सर स्माइली लगाने से क्या होगा, स्टार भी लगाओ। चलो स्टार भी लगा देते हैं, इसमें कौन सी डरने वाली बात है। लो, ओए, स्टार, स्टार भी लगा दिया। लो जी, अब इसको सॉल्व करो। अब भी मन नहीं भरा, बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों को पढ़ने वाला ऑनलाइन मुक्का, आप लोगों को पढ़ने वाला ऑनलाइन मुक्का। इसमें से अगर मैं ए एक्स कॉमन ले लूँ, ए एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर एक्स प्लस 1। यहाँ से अगर मैं बी एक्स कॉमन ले लूँ, पहले वाले से बी एक्स कॉमन ले लूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर एक्स प्लस 1।
और अगर मैं यहां से c कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, x प्लस वन विच इज ग्रेट थ्रू आउट x प्लस वन फिर से कॉमन आउट ले लूं, x प्लस वन को मैंने फिर से कॉमन आउट ले लिया तो क्या बन गया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई विच इज ग्रेटर देन। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 है। ओफो, a पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है। तो अब हम इसके ऊपर क्या विचार यहाँ पर कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना है। हो गया क्वेश्चन, दैट इज x प्लस वन और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0। यहाँ से x प्लस वन इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन माइनस वन है। x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन माइनस वन से बड़ी है। अब यहाँ से देखो अपने पास ज़्यादा सॉल्व करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, अब हम स्मार्ट हो चुके हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस वन, वो माइनस वन से बड़ी बोली, यहाँ बोले माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन क्लोज इंटरवल, वो बोल क्या रहा है, माइनस वन से बड़ी। ये भी गया, ये भी गया, ये ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत थी। आगे बताते हैं। अगर आपको वैसे ही नहीं दिख रहा, क्वेश्चन हो गया ना, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स, बी अपॉन ए एक्स इसका स्क्वायर करूंगा, ऐड यहां पर मैं कर देता हूं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है विच इज 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका हाफ करूंगा तो भाई 4 भी तो आएगा यहाँ पर, 4 और इसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बी एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बनेगा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन एलसीएम, तो आप लोगों को एलसीएम पता होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। अपने पास यहाँ से x माइनस एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x जो है वो हमारे पास यहाँ पर अब किसको एक्सेप्ट किसको कर रहा है, वो मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल नहीं है, वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए को बाहर लेके जाएगा। ऑल दोज इंटरवल एक्सेप्ट बी अपॉन ए, यही मेरा एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे नेक्स्ट पेज। हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बार बार क्यों शो कर रहा है। अच्छा, ये मक्खी रानी जो है ना डिजिटल बोर्ड पे बैठ रही है, मक्खी हटवानी पड़ेगी। डिजिटल बोर्ड पे मक्खी जैसी बैठ रही है, वो क्यूआर कोड जो स्क्रीन शेयर का आता है ना, क्यूआर कोड वो शो हो रहा है। अब एडिट करना पड़ेगा, क्यूआर कोड हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द फाइंड इट्स डोमेन, दोनों क्वेश्चन की डोमेन आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। मैं ये छोटे वाला करूंगा, बड़े वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। मैं ये छोटे वाला कर रहा हूँ, बड़े वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, लॉग ऑफ 1/2, उसी का लॉग फिर बेस 1/2, उसी का लॉग फिर बेस मेरे पास 1/2 ऑफ एक्स का पॉइंट अपने को यहाँ पर लाइक दिस। ये लॉगरिथम फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब मेरे पास इसका फंक्शन
इस लॉग का ये फंक्शन है और इस लॉग का ये बेस है। बेस की वैल्यू 0.5 पॉजिटिव। इसका मतलब ये अंदर वाले लॉग की वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ 1/2 ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब जब ये वाला लॉगरिथम हटेगा तो ये कैसे जाएगा, ये वाला ध्यान से समझो, log ऑफ 1/2 ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर, विच इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0। तो अब मैं इसको यहां से log हटाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1/2 की पावर 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2 इज द डोमेन 1/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि इसके लिए इस लॉगरिथम के लिए मेरे पास यहाँ पर x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कितना, वो तो बड़ा है, अप टू सॉन इन्फिनिटी, क्योंकि वो गया हुआ है। तो डोमेन क्या होगा मेरे पास यहाँ से 1/2 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू। सेम ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 10, यहाँ से x की वैल्यू 10/10 की पावर 10। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज द पीस वाइज फंक्शन, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन कर चुका है, सिग्मम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों के लिए काम का है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये आप लोगों के लिए काम का है। बाकी अगर आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, प्ले विद ग्राफ, प्ले विद ग्राफ, ये आप लोगों को आना चाहिए, प्ले विद ग्राफ। क्लियर है, कंफर्म, पढ़े आगे, ओके। अब पीस वाइज फंक्शन के ऊपर पहला फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब एक बात बताओ, मैं यहां पर अगर कोई भी वैल्यू लिखता हूं 5.2, तो मैं उसको 5.2 को या किसी भी x वैल्यू को मैं उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये जो कर्ल ब्रैकेट के अंदर x आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर से बात क्लियर कर लो, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और ये वाला जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ध्यान से समझना है कि एक बात को, अगर मैं कोई 5.2 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये 5 प्लस 0.2 है, इसका मतलब ये तो इसका इंटीजर पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों के पास होता क्या है, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। अगर आपको यहाँ पर लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो फंक्शन, तो इसका आंसर आएगा 0 ही आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अगर आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.25, तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अगर आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.0, तो उसका आंसर भी 0 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.5, तो उसका भी 0.75, तो उसका भी आंसर 0 आएगा। अगर आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 99, उसका भी आंसर 0 आएगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का आंसर 1 आएगा। सर ये कैसी दुविधा है, ये कैसी दुविधा है, ये दुविधा नहीं है, ये इस फंक्शन का, ये इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों के साथ इसका ग्राफिकल अप्रोच मैं यहाँ पर सॉल्व करवा पाऊँ, तो ध्यान से समझना, 1 मिनट के लिए ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, को लाइन को सीधा रखते हैं हम, ओके। अब अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बात बोल पाऊँ, तो कंपनी वाले बड़ा परेशान करते हैं, कॉल पे कॉल, 3 मिस कॉल कंपनी वालों से। यहाँ पर मेरे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको अगर मैं थोड़ा और बढ़ाऊं तो ये क्या है, -1, -2, -3। 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0 है।
1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। अगर आप लोग 1.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो भी 1 है। इसका मतलब 1.9 पे आप लोग मार्क करो अपना टारगेट, और उसकी राइट, उसकी लेफ्ट में, इधर से लेफ्ट की तरफ को जो पहला इंटीजर आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेम देते हैं। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 पे डार्क कर देते हैं और 1 पे ओपन कर देते हैं। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो ग्रेटेस्ट जो भी पॉइंट आएंगे उनको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है। तो मेरे पास ये रहा 1, ये 1 पॉइंट है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, यहाँ पर ये 4 पॉइंट, और 1 पे डार्क कर देते हैं और पूरा लेके चलेंगे, 2 पे ओपन कर देंगे। सिमिलरली 2 से 3 पे 2 वैल्यू आएगी, 3 पे ओपन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू डार्क आएगी, इसको ओपन कर देंगे। सिमिलरली ये वाली वैल्यू डार्क, इसको ओपन कर देंगे, है ना। ओपन का मतलब आपको पता ही है कि वो वैल्यू नहीं आने वाली है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से, इसका मतलब ये जो अप्रोच आई है, ये अप्रोच क्या है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आ रही होगी, -1 आएगा, ये वाली वैल्यू, यहाँ से -2 आएगा, ये वाली वैल्यू, यहाँ से हमारे पास -3 आएगा, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, पार्ट में आ रहा है, हेंस इट इज नोन एज द पार्ट ऑफ द पीस वाइज फंक्शन। पीस में आ रहे हैं ये, और आप लोग इसकी अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। कैसे नहीं है, वो आप लोगों को बचपन में बहुत अच्छे आपके टीचर्स हैं, उन्होंने सिखाया। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो है आप लोगों का वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कोई भी x हो उसे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से ले सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नोन एज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। इसका मतलब इसका अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच आप लोगों को दूं तो ग्राफिकल अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आ चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो है डॉटेड लाइन में ले लेता हूँ। सपोज करो ये 1 मेरा कहीं ना कहीं यहाँ है, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो मेरे पास यहाँ पर जो इसका ग्राफिकल अप्रोच आएगा वो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में। सिमिलरली इसकी वैल्यू इसके बीच में, सिमिलरली ये 1 नहीं आएगा ना, 0 और 1 के बीच में रहने वाली है, लाइक दिस। तो ये मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर आई है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 से के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। ये इसकी रेंज है, 0 और 1 के बीच में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जो है कुछ जनरलाइज क्वेश्चन को यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, हाउ टू डील विद द कंसेप्ट। ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। वो क्या बोल रहा है हमें यहाँ पर, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x into greatest integer function of 1 by x. This is known as, bracket is known as the greatest integer function. आधे बच्चे इसका आंसर क्या, x into x tends to 0, 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऑप्शन नंबर 0 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, और बहुत ही चौड़े होके वापिस आ जाए। सर हम तो खेल आए, सर हम तो खेल आए, लेकिन भाई अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा यहाँ पर वो क्या होता है, उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी ऐड होगा और मेरे पास x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई एक्स वो भी क्या होगा मेरे पास यहाँ पर 1 बाई एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एक्स होगा या नहीं होगा,
होगा सर। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही होगी ये क्या आ रही होगी, लिमिट x टेंस टू 0 x इनटू में ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। x को जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 ये 1 बनेगा माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, 0 और के बीच में होती है हर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। हर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब अब इस पॉइंट के साथ जैसे ही मैं 0 कर x टेंस टू 0 करूंगा ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल आंसर विल बी 1। आप लोगों का क्या आया था, मेरा क्या आया है सर, इसका आंसर तो है यहाँ पर 1। ओके सर, अब बात करते हैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन का, इसी का नेक्स्ट पार्ट, ये वाला और ये वाला। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूँ तो वो क्या होगा, 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ये x इंटू दैट इज 1/x माइनस के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये 1 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, ये मेरे पास माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x। सर x टेंस टू 0 पे ये 0, ये 0, वी लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ 1 + 2 दैट इज 3। सर इसका आंसर अपने पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब सर एक बार पैटर्न फॉलो हुआ, पैटर्न फॉलो क्या हुआ सर, यहाँ सिंगल 1 है तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो आंसर कितना आ रहा है 1 + 2 दैट इज 3। अगर मुझे ये nth टर्म में यहाँ पर दें या 10th टर्म में मुझे यहाँ पर दें तो इसका 10th टर्म क्या आएगी मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करने के पास 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 10 तक ऐड करना है। इसका मतलब n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 इंटू 10 + 1 मतलब 11 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5 इंटू 11 मतलब 55 आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है 55। और अगर nth में कोई भी वैल्यू अवेलेबल हो तो उसे क्या बोलूँगा मैं, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये परम सत्य है, ये एक परम सत्य बात है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जैम लेवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये। क्लियर है, कंफर्म। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ साइन mod x। वी नो द ग्राफ ऑफ साइन x। आपको साइन x का ग्राफ पता है सर, साइन x का ग्राफ साइन 0 0 होता है लाइक दिस। ठीक है सर, अगर मुझे इसका ग्राफिकल अप्रोच करना है, अभी मेरे पास यहाँ पर इसकी रेंज क्या है -1 to 1, -1 to 1 क्लोज इंटरवल है, हाँ या ना, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। लेकिन जैसे ही मैं मॉड के ऊपर बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ साइन x का जो मॉड आएगा ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से खतरनाक वैल्यू बन रही होगी। नेगेटिव पॉइंट को जो है मॉड पॉजिटिव बना देता है, ये आप लोगों को भी पता है। तो ग्रीन क्या है, मॉड x का ग्राफ है। तो इस केस में इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे पास 0 और एंगल की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू, साइन ऑफ x का मॉड जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, पॉजिटिव साइन के बीच में लाई करेगी। सर ऐसा क्यों बताया आपने भाई, नीचे वाला ग्राफ देखो, उन्होंने बोला है रेंज निकालने को, उन्होंने बोला हुआ रेंज निकालने को। मॉड x की रेंज क्या है, 0 और 1 के बीच में है। इधर x की रेंज क्या थी, साइन x की रेंज क्या थी, -1 to 1 थी। इधर क्या हो गई, 0 और 1 के बीच में लाई कर गई, हाँ या ना, 0 और 1 के बीच में लाई कर गई, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। अब हुआ क्या, ये वाली वैल्यू है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा
तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है सर, वाई स्क्वायर आ रहा है, विच इज इक्वल टू द साइन ऑफ एक्स का मॉड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एक्स का, पक्की बैठ गई कहीं पे। आप लोगों को भी क्या हंसी आ रही होगी ना, सर क्या कैसी बातें करते हो यार, क्या करूं, परेशान ही कर दिया, स्टूडियो सारा बंद है, वो निकल नहीं पा रही बेचारी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 साइन एक्स का मॉड कॉस एक्स का मॉड, ठीक है यहाँ तक। अब मॉड का स्क्वायर, मैंने आप लोगों को कल मॉड की वैल्यू बताई थी, मॉड का स्क्वायर यही होता है फॉर ऑल एक्स के। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास यहाँ से साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या है मेरे पास यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स है, ये क्या है मेरे पास यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस ये क्या है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का मॉड होगा, साइन 2 थीटा का मॉड होगा। भाई ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास वाई स्क्वायर हो, ये क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ से साइन 2x का मॉड। अब हमें पता है यहाँ पर ये जो हमारी साइन 2x है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है मॉड लगाने पर, 0 और 1 के बीच में है मॉड लगाने पर, हाँ या ना, बोलो भाई। 1 दोनों तरफ मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 लेस देन 1 प्लस साइन 2x का मॉड लेस देन और इक्वल टू 2। भाई इसकी वैल्यू क्या है सर, इसकी वैल्यू तो वाई स्क्वायर है सर, इसकी वैल्यू तो 0 लेस देन वाई स्क्वायर लेस देन 2 है। इसका मतलब सर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और √2 के बीच में रहेगी, 0 और √2 के बीच में यहाँ पर रहने वाली। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट पॉइंट, ओके नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हेलो रिकॉर्डिंग हो रही है, हेलो हाँ जी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 प्लस x। वी नो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब हमें यहाँ पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, वो क्या है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इसका मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब y इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये वैल्यू है। और सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करा तो मेरे पास यहाँ से y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है सर, ये मेरे पास 1 बन जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब बनाने की कोशिश करो इसको। हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है, यहाँ पर लेस देन 1 है। फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड करो 1 को, तो तीनों तरफ 1 को ऐड करूंगा तो 1 लेस देन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 2। इसका रेसिप्रोकल करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये इसका हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल करा तो ये वाली वैल्यू है। ठीक ठाक करके लिखूंगा तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2 विच इज लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ चुकी। अब अपने को यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x with a negative sign which is
ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब 1 दोनों तरफ ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन विच इज 0। और ये किसकी वैल्यू है, y, इसका मतलब y की वैल्यू जो है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, विच इज लेस देन 1/2 है। इसका मतलब 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी इसका रेंज आ चुका है, इस फंक्शन का रेंज आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है। मैं एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है, हो रही है। ओह, एक सेकंड, एक सेकंड बस। टडा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम ऑफ टू फंक्शन एंड द मैक्सिमम ऑफ टू फंक्शन के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर ये आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो इसका मतलब मैं इसको चाहे स्टार पोर्शन से दूं, चाहे मैं इसको हार्ट पोर्शन से दूं, ये इंपॉर्टेंट है जैम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का जैम टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हाउ टू डील विद द कंसेप्ट, हाउ टू डील विद द कंसेप्ट, ये जैम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं हाउ टू डील। क्वेश्चन से बताएंगे हम आपको। उन्होंने बोला भाई जो एफ ऑफ एक्स है ना आपका, वो आपका मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स है, एक्स और एक्स स्क्वेयर का मैक्सिमम। अब इसका मतलब आप यहाँ पर इनको दोनों को ले लो, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लॉट द ग्राफ, आपको क्या करना है, इसको ग्राफ प्लॉट, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है, y वाला पैराबोला आई थिंक आप लोगों का ये वाला है। ठीक है, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो अब हम इसको और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही प्यारी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरा ग्राफ कौन सा है, ये वाला। x को 0 पुट करूंगा तो दोनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब वो 0 0 0 पे कट करेगा। x को 1 पुट करूंगा तो दोनों 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 पे मैच कर रही होगी वैल्यू। इसका मतलब मैं ये डार्क पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ और ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ कट जाएगी वो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये 1,1 पॉइंट है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर डॉटेड लाइन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू जो है कट रही है, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू जो है अपने पास ये कट रही। अब आपको निकालना है यहाँ पर इन दोनों ग्राफ का मैक्सिमम, इन दोनों ग्राफ का मैक्सिमम आप लोगों को निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम निकालने के लिए आपको फॉलो क्या करना होगा, ये स्टेप, कि जो इस ग्राफ के ऊपर ऊपर है वो तो मैक्सिमम, और जो इस ग्राफ के नीचे नीचे है वो मिनिमम। फिर से बात क्लियर कर लो, जो इस ग्राफ के ऊपर ऊपर है वो मैक्सिमम, जो नीचे नीचे है वो मिनिमम। तो ऊपर ऊपर का ग्राफ कौन सा है सर, ये वाला, 0 तक। फिर 0 से 1 के बीच में ये दूरी क्या है, 0 और 1 के बीच में ऊपर क्या है सर, ये ग्रीन वाला। ठीक है, फिर 1 के बाद हमारे पास कौन सा ऊपर है सर, ये वाला। तो ये ग्राफिकल अप्रोच हमारे पास यहाँ पर बन रही है। अब इसको अब हमने यहाँ पर ठीक ठाक करके लिखना है। तो ये आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स का आंसर मेरे पास यहाँ पर कितने पार्ट में बनेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर, जब x की वैल्यू जो है वो कहाँ बिलोंग कर रही है आपकी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच। ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ये ग्राफ है। फिर ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो ये x आ जाएगा कब, जब x की वैल्यू बिलोंग कहाँ कर रही है, 0 और 1 के बीच में। जब x की वैल्यू बिलोंग कहाँ कर रही है, 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट, जब 1 से बड़ा है मेरे पास यहाँ पर, मतलब 1 टू इन्फिनिटी है, तो मेरे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कहाँ बिलोंग कर रही है,
1 से लेकर इन्फिनिटी के केस में ये वाली वैल्यू है। इनको कंबाइन करके जब आप लोग इसका फाइनल आंसर लिखोगे ग्रीन पेन से, तो आपका यहाँ से आंसर क्या बन रहा होगा? आपका आंसर बन रहा होगा एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। 1 to infinity is the maximum value of two graphs, and x when x belongs to open interval 1, when x belongs to open interval 0 to 1 is the maximum value। ये अंडरस्टूड है, हमने ऊपर ऊपर वाली टर्म ली है तो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बढ़े आगे पक्का। अब मिनिमम वैल्यू पे आनी है, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास यहाँ पर दो पार्ट्स में बनेगी। मिनिमम के लिए रेड ले रहा हूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू, एक तो ये वाला ग्राफ 0 और 1 के बीच में एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 1 के बाद ये वाला, तो ये मेरे पास क्या है? मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है पॉइंट? मैक्सिमम और मिनिमम बिटवीन द टू ग्राफ्स आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम और मिनिमम दीज टू ग्राफ्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम का मेरे लिए, मिनिमम का आप लोगों के लिए, मैक्सिमम का मेरे लिए, मिनिमम का आप लोगों के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अपने पास उन्होंने सॉल्व करने को दिया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है, दैट इज x प्लस 1 कॉमा 1 माइनस एक्स कॉमा 2। क्या वैल्यू है ये? x प्लस 1 1 माइनस एक्स कॉमा 2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, आप एक बार इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेंगे, एक बार आप इसको y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लेंगे, और एक बार आप y इज इक्वल टू 2। मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो मेरे को नमस्ते से लेकर क्या कहूं, मतलब मैं उस वो ये वाला स्टेप मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं, जो मेरे पास बिल्कुल शून्य पे खड़े हैं कि इनको ये ग्राफ भी प्लॉट करना नहीं आता। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ये बॉक्स मेथड समझ लो। कोई भी स्टूडेंट हो सबके लिए यूजफुल है ये बॉक्स मेथड। एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 तो 3, 3 पुट करी तो 4, 4 पुट करी तो 5। सिमिलरली इधर भी आप लोग यहाँ पर चल पड़ो इसी बात को लेकर। तो यहाँ पर है ये एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई 0, एक्स की वैल्यू 2 पुट करी तो वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू 3 पुट करी तो ये वाली वैल्यू माइनस। ओके, तो मेरे पास ये ग्राफ आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अब हुआ क्या यहाँ पर, जरा ध्यान से समझो। ये वाली वैल्यू आप लोगों की x प्लस 1, ये वाली वैल्यू आप लोगों की 1 माइनस एक्स, और ये क्या आप लोगों का 2। अब जैसे ही मेरे पास 2 वैल्यू यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट है, तो x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू कौन सी है? यहाँ पर ये 3 है। ये वाला पॉइंट कौन सा आप लोगों का? 2,3 पॉइंट। y की वैल्यू 2 है ना, y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू 1 है। ये 2 कॉमा इस पॉइंट पे 2 कॉमा माइनस 1। नेक्स्ट इधर 2 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू 2 पे x की वैल्यू ये वाली कौन सी है? 1,2। अब ठीक है, भाई ठीक है, डन। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? माइनस वैल्यू को लेना है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू को लेना, तो मैक्सिमम वैल्यू ये वाला, ये वाला और ये, बस इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है ना पॉइंट यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे की ओर।
नेक्स्ट ग्राफ जो है आप लोगों का यहाँ पर, अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू और इन दोनों की मिनिमम वैल्यू बतानी है। हमें यहाँ पर पता है जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता है, और जो x-1 का मॉड का ग्राफ है तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से जाता है। आपको इनकी मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मिनिमम वैल्यू है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। क्या समझ पा रहे हो यहाँ पर कैसे लिखना है इसको? लिख लोगे ना? देखो कैसे। सर y इज इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है? -x व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। ये मेरे पास 1/2 पॉइंट है, ये मेरे पास 1/2 पॉइंट है। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव x की वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, माइनस की x-1 व्हेन x लाइज बिटवीन पॉजिटिव 1/2 से लेकर 1, प्लस के x-1 प्लस के x-1 व्हेन x इज ग्रेटर देन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना। और ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1/2, एट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब टोटल 3 पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। टोटल 3 पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है? x-1 x-1 x-2। इधर अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच आप लोगों को दूं तो ग्राफिकल अप्रोच है y इज इक्वल टू मॉड x। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला मेरे पास 1 है, ये वाला 2 है। ये मेरे पास 1 पे शिफ्ट हुआ, ये वाला मेरे पास यहाँ पर 2। तो ग्राफिकल अप्रोच आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है, वो मिनिमम वैल्यू आप लोगों को लेना है ये ऑरेंज वाला पॉइंट। ये फिर ये कटेगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये W बनेगा आप लोगों के पास, W बनेगा ये आप लोगों के पास। तो आप लोगों के पास अब ये वैल्यू क्या क्या बन रही होगी? ये वैल्यू क्या बन रही होगी? ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1/2 पे कट करेगी, ये 1/2, ये 1, ये आप लोगों की 3/2 और ये 2, ये आप लोगों की 3/2 और ये 2। तो फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? सर दीज 5 पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 0, 1/2, 1, 3/2 और 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ग्राफ आप लोगों को लिख लेना है कि यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से यहाँ -x है, यहाँ से यहाँ माइनस के 1 - x है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव के 1 - x है, यहाँ से यहाँ माइनस के 2 - x और यहाँ से यहाँ 2 - x विद पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे पक्का। अब बात करते हैं कि जब मेरे पास यहाँ पर काउंटिंग में 1, 2 और 3 ग्राफ थे तो मेरे पास ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं था? ये 5 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं था। जब मेरे पास 2 ग्राफ थे, ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है? सर ये 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर ये हमारे पास 2n-1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। 2n-1 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, जहां पर ये n की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। जैसे ही मैंने 2 को पुट करा 2 को पुट करा तो ये वैल्यू कितनी होगी? 4 - 1 दैट इज 3। जैसे ही मैंने यहाँ पर n की वैल्यू को 3 पुट करा तो 6 - 1 दैट इज 5। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर n वैल्यूज भी अवेलेबल हों, n वैल्यूज भी अवेलेबल हों तो ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होंगे? ये 2n-1 पॉइंट्स पे जो है ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो, ये फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही था।
आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो इसी लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, और इसी के साथ वो वाली बात है ना कि कुछ मोटिवेशन मैं आप लोगों को क्या दूं, पढ़ना आप लोगों को खुद ही है, रास्ता मैंने दिखा दिया, चलना आप लोगों को है, जैम आप लोगों का क्रैक होना है, इसलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।